Hello dear students of class 12th English Literature. Greetings, this is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language. We welcome you to the chapter number 4, The Rat Trap, that is written by Selma Lagerlöf, that is a Swedish writer. This chapter is taken from the Flamingo class 12th NCERT English. डियर स्टूडेंट्स, इस हिंदी वर्जन लेक्चर में आपने द रैट ट्रैप को पीछे कई सारे पैराग्राफ्स को बिगिनिंग से बड़ी डिटेल्स में जाना है। आज हम पैराग्राफ नंबर 22 शुरू करने वाले हैं और इस पैराग्राफ से आगे हम देखेंगे कि स्टोरी किस तरह से बढ़ती है। इससे पहले कि हम स्टोरी को लेकर के आगे बढ़ें, हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में क्या लिखा है और किस थीम पर यह चैप्टर आगे बढ़ता है। ये चैप्टर राइटर ने एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग को बेस मान करके लिखा है, जिसका मतलब है कि किसी भी मानव के अंदर इंसानियत और भलाई होना जरूरी है। ये भावना उसने एक रैट ट्रैप पैडलर के माध्यम से हम लोगों को दिखाने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत ही मार्मिक वर्णन है। इस डिस्क्रिप्शन में, इस फिलोसॉफिकल चैप्टर में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जो कि बहुत ही नेग्लेक्टेड होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीन भावना का शिकार होता है, भी अपनी एक सोच रखता है। उसकी सोच और दुनिया की सोच जब दोनों आमने सामने आती हैं तो क्या विरोधाभास होता है, क्या टकराव होता है, ये आप इसमें लगातार जानते आ रहे हैं। चैप्टर कुछ इस तरह से शुरू होता है कि एक रैट ट्रैप पैडलर है जो कि सड़कों पर घूम रहा है, जिसके सीने पर बहुत सारे चूहेदान लटके हुए हैं और वो बेचते बेचते एक दिन इस विचार और सोच में उलझ जाता है कि ये सारी दुनिया एक चूहेदान है और इसके अंदर के जितने आकर्षण हैं और इसके अंदर जितनी चमक धमक है, जितनी जो है दौलत है, ये सब इसके अंदर का एक चारा है। और जो इंसान इस चारे के पीछे लग जाता है, एक दिन वह चूहेदान में फंस जाता है और उसकी जिंदगी की सारी खुशियों का अंत हो जाता है। जबकि दूसरे लोग जो इसमें फंसे हुए नहीं होते, वे इस चारे को हासिल करने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब यह रैट ट्रैप पैडलर शाम के समय लौट रहा था तो इसे एक शरण की जरूरत थी, तो इसने एक ओल्ड मैन की कॉटेज को नॉक किया और नॉक करने पर इसे वार्म वेलकम मिला। ये वहां पर गया, इसने वहां से 3 10 करोनर नोट्स चुरा लिए। चुराने के बाद ये उस जाल में स्वयं फंस गया जिसकी ये बात सोच रहा था कि दूसरे लोग फंसेंगे। अब ये जब वहां से जंगल के रास्ते आगे चला तो आगे जाने पर ये जंगल में इतना थक गया कि वहीं पर गिर गया। शाम होने वाली थी, जंगल में इसको बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। जंगल का रास्ता इसलिए पकड़ा था ताकि कोई इसको पकड़ ना सके, क्योंकि ये पहले ही चोरी कर चुका था। अब जैसे ही जमीन पर गिरा, इसका कान जैसे ही जमीन पर रखा गया, इसने जमीन के ऊपर हथौड़े से किसी लोहे की चीज को पीटने की धमक सुनी। इसको अंदाजा हो गया कि यहीं कहीं इंसान रहते हैं और वह उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा तो उसने पाया कि वहां पर एक लोहे का कारखाना था जिसमें लोहे को पिघलाया जाता था, जिसमें शीट्स बनाई जाती थी और लोहे के दूसरे सामान तैयार किए जाते थे। इस तरह से ये उस कारखाने में पहुंच जाता है और आपने सीख लिया था, जान लिया था कि किस तरह से उस कारखाने में आवाजें क्रिएट हो रही थी। तभी वहां पर आगमन होता है कारखाने के मालिक का। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि कारखाने के मालिक की जो अटेंशन है इन कंपैरिजन टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ कितनी कंट्रास्ट थी, कितनी अलग अलग थी। अब यहाँ पर वह मालिक आकर के उसको अपना पुराना कॉमरेड नील्स ओलूफ समझ लेता है, लेकिन वास्तव में ये नील्स ओलूफ है कि नहीं, आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 22 से। तो लेट्स बिगिन पैराग्राफ 22। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. आपने पढ़ा कि जब इस नील्स ओलूफ, सो कॉल्ड नील्स ओलूफ, जो कि आयरन मास्टर को कैप्टन वॉन्ट स्टेल लगा, जो कि उसका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड लगा, को वह घर ले जाना चाहता था और उसने पूरी तरह से कंसोल किया आयरन मास्टर ने कि मेरा घर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि तुम अपने आप को वहां पर छोटा पाओ, मेरा घर तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। इवन आफ्टर ऑल दिस रैट ट्रैप पैडलर ने उसके यहाँ जाने से जब मना कर दिया तो ये मास्टर जो था ओनर ऑफ द फर्म, ये वहां से खाली हाथ चला गया, लेकिन ये वहां से मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। जब ये मुस्कुराता हुआ बाहर निकला तो पैराग्राफ, ये पार्ट 21 के इस पैराग्राफ में आपने देखा कि वहां पर जो ब्लैक स्मिथ काम कर रहा था वह अपने मालिक की नेचर को जानता था। वह ये समझ गया था कि उसके मालिक की मुस्कुराहट में क्या छिपा हुआ है।
अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 22 को, बल्कि यहाँ पर पैराग्राफ कहना उचित नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हमने कई सारे पैराग्राफ्स एक साथ कवर किए हैं, तो हम यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 22 बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर अब टाइटल दिया है उसके अंदर कई सारे पैराग्राफ्स इंक्लूड किए हैं और इन पैराग्राफ में रिलेटेड स्टोरी चली है। तो पार्ट 22 में हमने इसको टाइटल दिया है एंट्री ऑफ एडला विल्मेंसन। अभी एंट्री किसकी है, एडला विल्मेंसन कौन है, लेट्स बिगिन। अभी आयरन मास्टर को गए हुए हाफ एन आवर भी नहीं हुआ था कि दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, कि उन्होंने एक गाड़ी के पहियों की आवाज फोर्ज के बाहर आती हुई सुनी। अब हम यहाँ पर बार बार हिंदी के वर्ड्स नहीं बोलेंगे, फोर्ज मीन्स भट्टी, कारखाना, ये हम कई बार बता चुके हैं। अब हमें इंग्लिश वर्ड्स को यूज करना है सो दैट यू विल लर्न योर आंसर्स प्रॉपर्ली वेल। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और अब एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, अब वह आयरन मास्टर स्वयं नहीं थे, बल्कि ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। और apparently एक अच्छा मीनिंग है, इस अंडरलाइन कर लीजिए। apparently का मतलब है ये बात जाहिर थी, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर ऑब्वियसली कहते हैं। इसका मतलब है कि आयरन मास्टर को लगता था कि उसकी बेटी के अंदर किसी को परसुएशन, मनाने की अच्छी ताकत है, इसलिए वह इस पेडलर को घर ले आएगी। आप इस स्टोरी को अपनी व्यवहारिक और प्रैक्टिकल लाइफ, सोशल लाइफ से जोड़ करके समझें तो ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लगेगी। इसको लाइफ के इंसिडेंट से रिलेट करके सुने तो ज्यादा अच्छी लगेगी। क्या हुआ कि जब इस गंदे मैले कपड़ों वाले रेड ट्रैप पेडलर को आयरन मास्टर ने अपना रेजिमेंट फौज का साथी समझा और इसको समझाया कि आप मेरे घर चलो, और ये उसके घर नहीं गया, आयरन मास्टर के घर नहीं गया, तो उसने अपनी बेटी को यहाँ पर भेजा, क्योंकि उसकी बेटी किसी को भी कन्विंस कर लेने में, किसी को भी समझाने में ज्यादा पावरफुल थी। तो उसको लगा कि अगर वह अपनी बेटी को भेजता है तो शायद वह इस पेडलर को, जिसको उसने कैप्टन मोंटिस्टेल समझा था, को घर ले आएगी। शी एंटर्ड फॉलोड द वैले, इसकी स्पेलिंग है VALET, जिसको हम इंडियंस वैलेट पढ़ते हैं, बट एक्चुअली द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज वैले। वैले मीन्स सर्वेंट, मेल सर्वेंट, अटेंडेंट। तो उनके साथ एक अटेंडेंट भी था, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। फर आप समझते हैं, जैसे कि फॉक्स की खाल का बना हुआ होता है जिस पर बाल होते हैं, वो अपनी बाजू आर्म पर लटका हुआ एक कोट लेकर के आ रहा था। अब ये कोट किसका हो सकता है? चूंकि ये अमीर लोग हैं और जो रेड ट्रैप पेडलर है वो बहुत करीब है, उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं, तो वह अपने साथ जो एडला है, जो लड़की है, डॉटर है ऑनर की, वह अपने साथ अपने एक नौकर को लाई। उसके बाजू के ऊपर एक कोट पड़ा हुआ था और ये कोट था इस रेड ट्रैप पेडलर के लिए। शी वॉजंट एट ऑल प्रिटी, ये लड़की देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट। मॉडेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और ये हमारी शान, हमारी डिग्निटी को इजाफा करने वाला वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर बनावट नहीं होती, जिसके अंदर क्वालिटीज बहुत सारी होती हैं, उसे मॉडेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये लड़की किस तरह की थी? ये बहुत मॉडेस्ट थी एंड क्वाइट शाय। और शाय का मतलब यहाँ उस शर्म से नहीं है कि मुंह से कोई वर्ड ना बोले, शाय का मतलब है लिमिट में रहकर बात करना, और ये लड़की बहुत ही लिमिटेड दायरे में बात करने वाली थी। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, एंड यू हैव टू अंडरलाइन ऑल दीज सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस। तो वह लड़की कैसी थी? वह लड़की बहुत देखने में खूबसूरत नहीं थी, लेकिन देखने में बहुत ही शालीन और बहुत ही लिमिट में रहकर बात करने वाली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और इस फोर्ज में अभी तक सब कुछ ऐसा चल रहा था जैसे अर्लियर माने पहले, इवनिंग में चल रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ हैं, जो वहां पर लोहार अपने असिस्टेंट के साथ बैठे हुए काम कर रहे थे, वो सब चल रहा था। स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, और वह अपनी सीट पर अभी भी बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, ग्लोड मीन्स अभी भी कोयला भट्टी में दहक रहा था। द स्ट्रेंजर, यह अजनबी, हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर। अब चूंकि आयरन मास्टर जा चुके थे, इसलिए उसने क्या किया, ये गंदा कपड़े में लिपटा हुआ रग मफिन जो कि वहीं पर लेट गया जमीन पर, स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ। स्ट्रेच का मतलब यहाँ पर कोई लेग्स खोलना या कोई एरोबिक एक्सरसाइज करना नहीं है, बल्कि उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और वह जमीन पर लेट गया ऑन द फ्लोर
एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। पिग आयरन मीन्स लोहे के एक टुकड़े को उसने अपने सिर के नीचे रख लिया, एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपने गंदे हेड को अपनी आंखों पर ढक लिया। यानी तकिए की जगह उसने नीचे सिर के लोहा रख लिया और अपनी आंखों के ऊपर गंदा हेड ढक लिया, और इस तरह से वो थोड़ा रिलैक्स करने के मूड में लेट गया भट्टी के पास, ताकि उसे सर्दी के मौसम में गर्माहट मिल सके। As soon as the girl caught sight of him, बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आप इसको अंडरलाइन कर ले। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम उसको कई दूसरे डिफरेंट वर्ड्स में, फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उसकी झलक देखी, उस मतलब यहाँ उस कहना सही नहीं होगा, जैसे कि आने वाली मेहमान जो कि मालिक की बेटी थी जिसका नाम एडला विल्मेंसन था, ने जैसे ही रेड रैप पेडलर की झलक देखी तो शी वेंट अप, वह उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसका हैट हटाया। The man was evidently used to sleeping with an eye open, लेकिन इस आदमी के अंदर एक बड़ी अजीब आदत थी, ये एक आंख खोलकर सोया करता था। इसकी सोते में एक आंख बंद नहीं होती थी। बड़ा फनी टॉपिक लगता है, लेकिन फिजिकली कुछ लोगों में ऐसी प्रॉब्लम होती है। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, और आप जानते हैं कि अगर आप चुपचाप लेटे हुए हैं और आपको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपके पास कोई अचानक से आ जाएगा, तो आप एक झटके से उठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने में और डिफरेंट राइटिंग सेक्शंस में यूज करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जम्प्ड अप एब्रप्टली, एब्रप्टली मीन्स विद इन अ फ्रैक्शन इन अ सेकेंड, एक सेकंड में उठकर बैठ गया। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और बिल्कुल डरा हुआ लग रहा था, यानी वो चौंक कर उठ गया था अगर देसी भाषा में समझें तो। द यंग गर्ल सैड, यंग गर्ल बोली, माई नेम इज एडला विल्मेंसन। मैंने आपको ये नाम पहले ही बता दिया था। लड़की ने अपना आपको इंट्रोड्यूस कराया, और ये एक तरीका भी है कि आने वाला अपने आप को बताए कि मैं कौन हूं और ये बातें किस लिए कर रहा हूं। लड़की बहुत समझदार थी, जैसे कि आपने अभी पहले सुना, वह बहुत मॉडेस्ट थी। यहाँ मॉड नहीं वर्ड है, मॉडेस्ट है। मॉड और मॉडेस्ट में डिफरेंस होता है। मॉड फैशनेबल होता है और मॉडेस्ट फैशन में बैलेंस रखने वाले को कहते हैं। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight. यहाँ पर इस लड़की के कॉन्वर्जेशन में आप देखेंगे कि एक बंधी हुई फैमिली में किस तरह से फादर अपनी बेटी से बात करता है और बेटी किस तरह से अपने फादर की सारी बातों को एग्जीक्यूट करती है। बेटी ने बताया कि मेरे पापा भी घर पर आए और उन्होंने बताया कि हमारी फौज में आज कोई साहब आए हुए हैं, एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने फिर अपने पापा से परमिशन मांगी, क्या उन साहब को मैं अपने घर ला सकती हूँ। इस सेंटेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की ये भी कह सकती थी कि पापा ने आपको बुलवाया है, लेकिन उस समझदार लड़की ने कहा कि पापा ने बताया कि आज हमारी फौज में आप यहाँ पर आए हुए हैं, और फिर मैंने पापा से कहा कि पापा उनको घर क्यों नहीं बुला लेते हैं। उसने ये नहीं कहा कि ये पापा की इच्छा है कि मैं लेने आई हूँ, बल्कि उसने मॉडेस्टी का प्रूफ देते हुए ये कहा कि मैंने पापा से कहा कि क्यों न मैं उनको ले आऊँ। सो आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। और ये इस लड़की ने भी उसको कैप्टन कहकर संबोधित किया और ये बात सॉरी कही। सॉरी का मतलब होता है अफसोस में होना, कि हमें बड़ा अफसोस है कैप्टन कि आजकल आप इतने खराब टाइम से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए आपकी कॉन्वर्जेशन के अंदर। दैट सेंटेंस विल प्रूव एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेंटेंस दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। कंपैशनेटली मीन्स बहुत ही हमदर्दी से। विद हर हैवी आईज, उसने अपनी भारी आंखों से, भारी आंखों का मतलब है जिसमें टीयर्स आर रेडी टू कम आउट, जिसमें आंसू तैयार हों। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज एफ्रेड। तभी उस लड़की ने ये एहसास किया कि अरे ये आदमी तो बहुत डरा हुआ है। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, पूरी स्टोरी इस लाइन पर डिपेंड करती है। उस लड़की ने कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही सेकंड्स में ये जज कर लिया कि इसकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे मानो कि इस आदमी ने या तो कुछ चुराया है या ये जेल से भागा है। जबकि याद रहे उसके फादर ने जो आयरन मास्टर था ने उसको अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड मीन्स साथी समझा था, जबकि ये लड़की बहुत कम समय में उस आदमी की असलियत तक पहुंच गई थी। तो इसको अंडरलाइन कर ले, आंसर में कोट करने में अच्छा होगा। शी थॉट एंड एडिड क्विकली। उसने सोचा और जल्दी ही बोलना शुरू किया।
एडिट क्विकली का मतलब है कि कई बार जब हम कन्वर्जेशन करते हैं तो कन्वर्जेशन करते में हमारे दिमाग में कुछ ख्यालात चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। कई बार हम विचारों को सोचने में, अपने आइडियाज की डिलीवरी में देर नहीं लगाते। तो जितने उसने पिछला सेंटेंस बोला और सब कुछ ऑब्जर्व किया, इतने वो अपने दिमाग में ये सारी बात सोच चुकी थी, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा एंड एडिड क्विकली। और जल्दी उसने बात जोड़ी, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। उसने कहा, कैप्टन आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको जैसे ही हम फ्री होंगे हम आपको छोड़ देंगे, मतलब हम आपको कंपेल नहीं करेंगे घर पर रुकने के लिए। अब आप इस बात की इंपॉर्टेंस को जानिए, सेंटेंस में कितना दम है। आपको ये पता है कि आयरन मास्टर के कहने पर भी ये रेड रैप पैडलर उसके घर नहीं गया, तो ये लड़की पहले से सोच कर आई थी कि उस रेड रैप पैडलर को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हम आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। इट मीन्स लड़की ने आते ही कुछ गिने चुने वो सेंटेंस बोले जो कि पैडलर की सोच पर अटैक करने वाले थे। एंड यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव, आपको अलाउ कर दिया जाएगा जाने में, एज फ्रीली एज यू केम, जैसे ही आप जाओगे तुरंत, यानी जैसे ही समय ओवर होगा, काम पूरा होगा वैसे ही। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप इस क्रिसमस के मौके पर हमारे साथ रहें। She said this in such a friendly manner, इस लड़की ने ये बात इतने अच्छे प्यारे अंदाज में कही that the red rap peddler must have felt confidence in her, कि रेड रैप पैडलर के दिल में जो डर था वो निकल गया और उसने इसमें विश्वास बनाना शुरू कर दिया। मीन्स लड़की के अंदर जो क्वालिटी ऑफ कन्विंसिंग थी, जो दूसरे को इंटरेक्शन के साथ परसुएशन की जो पावर थी, रियली दैट वाज कमेंडेबल, वह बहुत अच्छी थी और यहाँ प्रूव हुई और उसने रेड रैप पैडलर को कहीं ना कहीं तैयार कर लिया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. अब रेड रैप पैडलर उससे भी कम बोलने वाला था, उसने बहुत देर में एक सेंटेंस बोला, It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. उसने कहा It would never have occurred to me, ये बात मेरी अब तक समझ में नहीं आई कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे जाने के बाद परेशान तो नहीं होंगी। He said, I'll come at once. खैर परेशान नहीं होंगी तो मैं चलता हूं। तो आपने देखा कि इस पूरे पोर्शन का नाम हमने रखा था, अगर आपको याद हो, अभी आप यहां पर देखेंगे एंट्री ऑफ एडला विल मेंशन। तो जैसे ही आप यहां पर टाइटल एंट्री ऑफ एडला विल मेंशन करते हैं, आपको पूरी कहानी सीक्वेंस में याद आ जाएगी कि एडला विल मेंशन जब आई, जब उनके पापा को गए हुए आधा घंटा हो गया था, फिर उसकी क्वालिटीज हैं, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन है, फिर उसकी कॉन्वर्जेशन है, फिर उसका इंट्रोस्पेक्शन है। इस तरह से सारा सीरीज आपका पूरा होता है। नाउ लेट्स ज्वाइन पार्ट नंबर 23। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, तो इसका आप नाम लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ द पैडलर। ही एक्सेप्टेड द फर कोट जो कि उसके वेले के पास था, उसने ले लिया। विच द वेल हैंडेड हिम विद अ डीप बो, बड़े झुककर के रेस्पेक्ट के अंदाज में। डीप बो का मतलब है जैसे कि हम किसी को सम्मान देते हैं झुककर, उसने जो कोट था वह पैडलर को दे दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, बल्कि अपने हाथों से, रैक्स मीन्स उसके फटे हाल कपड़ों पर उड़ा दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियज, और उस यंग लेडी के साथ पीछे पीछे आया। कैरियज मीन्स गाड़ी तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस, बजाय उस जो लोहार पर जिसने उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया था, जब उसने इतनी आवभगत देखी उस रेड रैप अजनबी स्ट्रेंजर पैडलर की, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो यहाँ पर राइटर ये भी नरेट कर देना चाहता है कि इस सारी कॉन्वर्जेशन के दौरान जो ब्लैक स्मिथ वहां पर बिना अटेंशन के काम कर रहा था, जिसने बिल्कुल रेड रैप पैडलर पर कोई ध्यान नहीं दिया था, वो इतना अट्रैक्टेड और भौचक्का और सरप्राइज एस्टोनिश्ड था कि वह जाते हुए देख रहा था, जबकि ना तो वेले ने, ना ही एडला ने और ना ही रेड रैप पैडलर ने उस पर ध्यान दिया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉरबोर्डिंग्स। फॉरबोर्डिंग्स वे फीलिंग्स होती हैं जब हमारे मन में अचानक से एक इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन मीन्स एक ऐसी फीलिंग आती है जिसे हम कहते हैं मन कर रहा है,
कि कुछ बुरा होने वाला है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स आती है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसको फोरबोर्डिंग्स कहते हैं। इसे याद रख लीजिएगा, बहुत सारे वर्ड्स आपके बच जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके काम आएगा। व्हेन योर हार्ट इज इंडिकेटिंग दैट समथिंग सम मिसहैपनिंग इज गोइंग टू हैपन, दैट मीन्स फोरबोर्डिंग। तो उसका मन कह रहा था, उसका किसका, रेड रैप पेडलर का मन कह रहा था कि बेटा अब तुम यहाँ पर बड़े चूहेदान में की तरफ जा रहे हो, अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। Why the devil did I take that fellow's money? ये आपका इंटरजेक्शन की तरह से यूज होता है, वाई द डेविल। जब आप कोई गलती करते हैं तो आप कहते हैं व्हाट द हेल डैम इट। तो उसी तरह से इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपकी डेली डे टू डे कॉन्वर्जेशन में काम आएगा। Why the devil did I take the fellows money? अब वो यहाँ पर ये रिपेंट कर रहा है, ठीक उस फिलोसफी की तरह जो वो सोच रहा था कि हर आदमी उस चमक को, उस पैसे को खींचना चाहता है और उसके बाद वह फंस जाता है। एंड देयर इट एंड्स एंड सो एज विद वाज विद रेड रैप पेडलर। वो कह रहा था किस राक्षस ने मुझे बहकाया, कि शैतान ने मुझे बहकाया कि मैंने उस आदमी की, बूढ़े व्यक्ति के 30 करोड़ चुरा लिए और आज मैं इस मुसीबत में फंसता ही जा रहा हूं। ही थॉट, उसने सोचा। ये सेंटेंस बहुत ही इन्फ्लुएंसिव है। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द line why the devil did I take the fellow's money? एक्सप्रेस इन डिटेल और एक्सप्रेस इन शॉर्ट। तो इस लाइन को अच्छे से समझ लें। इस लाइन को एक्सप्रेस करने में आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज को जितने भी हमने अंडरलाइन की हैं उसके आधार पर एक्सप्लेन करना होगा। नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और वह सोच रहा था कि अब मैं एक ऐसे चूहेदान में फंस गया हूं जिससे शायद अब कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 24। पार्ट नंबर 24 जिसका हमने टाइटल दिया है कॉन्वर्जेशन ऑन द क्रिसमस ईव। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि रेड रैप पेडलर के घर पहुंचने पर वहाँ पर जो आयरन मास्टर है, उनकी जो डॉटर है एडला विलमैनसन, वे आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं? जैसे ही आप ये टाइटल सोचेंगे पूरी स्टोरी आपको रिकॉल हो जाएगी, इसलिए इन टाइटल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव किसे कहते हैं? क्रिसमस मान लीजिए 25 ऑफ दिसंबर क्रिसमस है, तो 24 की इवनिंग को हम क्रिसमस ईव कहेंगे, यानी प्रिपरेशन वाला टाइम, जैसे ईद से पहले चांद रात। तो द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस eve and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। ये मैंने सारा सेंटेंस पढ़ा, ये पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस पर बेस्ड है। इसमें ये लिखा है कि जब क्रिसमस ईव पर आयरन मास्टर अपने डाइनिंग रूम मतलब जिसमें खाना खाते हैं, आया, तो ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट, तो ब्रेकफास्ट पर वह ये शायद सोच रहा था बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ कि चलो भाई आज उसको पुराना रेजिमेंटल मीन्स फौज वाला कॉमरेड मीन्स साथी मिल गया है। whom he had run across मीन्स अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स बिना उम्मीद के। तो आप सोच रहे हो कि वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने इस रेजिमेंटल कॉमरेड के मिलने पर। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones। और उसकी ये प्लानिंग थी कि अपने इस पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड को खिला पिला करके वह पहले तगड़ा करेंगे, उसकी जो हड्डियां निकल आई हैं उसकी बोन्स पर फ्लैश चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ वह सोच रहे थे। ही सेड टू हिज डॉटर, और ये बात उन्होंने अपनी डॉटर एडला विलमैनसन से कही, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल लगाने में बिजी थी। And then we must see that he gets something else to do, और फिर हम उसके लिए कुछ काम भी ढूंढेंगे। Then to run around the country selling rat traps, और इस तरह से वह पूरे कंट्री मीन्स एरिया में जो घूम घूम करके चूहेदान बेचता है से मुक्त हो जाएगा। It's queer that things have gone downhill। It's a very important sentence for spoken English। ये बड़ी अजीब बात है कि इतनी बुरी स्थिति उसके साथ आई, कि ये ट्रांसलेशन है। अगर आप वर्ड फॉर वर्ड इसके ट्रांसलेशन करेंगे तो इतनी अच्छी ट्रांसलेशन नहीं बनेगी। सो यू क्रैम एंड लर्न ऑल दिस सेंटेंस। विद हिम एज बैडली एज दैट, जितना बुरा उसके साथ हुआ, सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा। तो डॉटर ने क्या कहा? डॉटर ये जता रही है कि बड़ा बुरा हुआ कि उसके ऐसे बुरे दिन चल रहे हैं। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man। ये पूरे चैप्टर का की पॉइंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। आयरन मास्टर ने यह समझा
कि ये मेरा ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है। लेकिन यहाँ पर एडला विल्मेंसन ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि आपको इस चैप्टर के कंक्लूजन में देखने को मिलेगा। उसने कहा, पिछली रात जब मैंने इस आदमी को देखा तो मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि ये कभी पढ़ा लिखा था भी। याद रहे, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, कितना भी गंदा रहे तो उसकी इतनी बुरी हालत नहीं हो सकती। इतनी बुरी हालत सिर्फ उसी आदमी की हो सकती है जो गंवार है, बिना पढ़ा लिखा है, जो वास्तव में ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है ही नहीं। यहां पर एडला ने फुल ऑफ विजडम स्टेटमेंट दिया था, बट आयरन मास्टर ने इग्नोर कर दिया। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने अपनी बेटी को समझाया, छोटी बच्ची पेशेंस रखो, सेट फादर एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप। जैसे ही ये साफ होगा, बढ़िया कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ नया ही देखने को मिलेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड मीन्स परेशान। कल शाम तो ये घबराया हुआ था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे। इसके जो घुमक्कड़ी वाले तौर तरीके हैं वह फॉल अवे हट जाएंगे फ्रॉम हिम, उससे विद द ट्रैम्प क्लोथ, जैसे ही ट्रैम्प के कपड़े उतरेंगे। मतलब जैसे ही ये गंदे कपड़े उतरेंगे वैसे ही उसका गंदा वाला व्यवहार भी समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका हमने टाइटल रखा था कॉन्वर्जेशन ऑन द क्रिसमस ईव। इस लेक्चर को बिफोर इट गेट्स टू लॉन्ग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की स्टोरी जारी रखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और जुड़े रहिए और ऐसी क्लासेस से। इसके पिछले लेक्चर्स के जितने भी लिंक हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे। सो स्टूडेंट्स, सी यू सून। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।